3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। सदर कोतवाली थाना अंतर्गत नया बाजार में 2 दुकानों के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी चोरों ने बनाया निशाना। एक दुकान से 1.5 लाख, दूसरी दुकान से 50,000, तो वहीं सोसाइटी से 3 लाख की नकदी व हजारों के चांदी के सिक्के हुए चोरी। शनिवार रात सदर कोतवाली थाना अंतर्गत नया बाजार चौपड़ घी मंडी गेट के पास स्थित 2 दुकानों के ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया था। वहीं सोमवार सुबह एक और चोरी की घटना का पता उस वक्त चला जब नया बाजार चौपड़ पर तीसरी मंजिल पर स्थित हाईटेक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालकों द्वारा सोमवार को सोसाइटी पहुंचकर कार्यालय खोला गया। हाईटेक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन प्रकाश चोपड़ा ने बताया कि शातिर चोरों ने छत के दरवाजे को तोड़कर कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्रवेश किया और लगभग 3 लाख रुपए की अलमारी में रखी नकदी व हजारों रुपए के चांदी के सिक्के चुरा कर ले गए। इसके अलावा चोरों ने लैपटॉप, कंप्यूटर, फाइनेंस फाइल, फाइनेंस चेक आदि किसी को भी नहीं छेड़ा। सब कुछ यथास्थिति यूं ही पड़ा मिला है, सिर्फ नकदी और चांदी के सिक्के ही चुराए हैं। घटना का पता चलते ही सदर कोतवाली थाना पुलिस को घटना की सूचना दी तो मौके पर थाना प्रभारी शमशेर खान में जाब्ता पहुंचे और घटना स्थल का मौका मुआयना किया। हाँ भाई साहब, कैसे क्या चोरी हुई? अपने मेन नया बाजार चौराहे के ऊपर हाईटेक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है। इसके ऊपर शनिवार को रात को शाम को मतलब 5 बजे दुकान बढ़ा के जाते हैं, ऑफिस बढ़ा के बंद करके जाते हैं, बंद करके गए। उसके बाद अभी कल संडे की छुट्टी थी, अभी सुबह जब आए तो नीचे अंदर से लॉक बंद था, अंदर का दरवाजा अंदर से लॉक बंद था, नीचे मेन गेट, तो वो दरवाज़ा खुला नहीं तो फिर हमने बुलाया वेल्डिंग वाले को उसको खोलने के लिए। इधर पुलिस को इतला दे दी। ऊपर से जाकर के देखा, जब मालूम पड़ा कि ऊपर से छत पे से कोई आदमी आए हैं। छत के ऊपर जो बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है अपने इसका रेलवे की चद्दर का मोटा चद्दर का गेट लगा हुआ है, उसको उन्होंने काट के तोड़ दिया। एक खंड खाली करके उसमें से अंदर प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करके सीढ़ियाँ उतर के नीचे आए। नीचे आने के बाद फिर वहाँ पर एक लकड़ी का गेट लगा हुआ था, उसको सरिये वगैरह डाल करके उसको तोड़ करके उसके सरिये से मोड़ के फूटे वगैरह, और फिर उसके बाद फिर नीचे आए। फिर उसके बाद नीचे आने के बाद में उन्होंने जो है वो लोहे का गेट पे फिर ताला लगा हुआ था, तो वो उनसे नहीं हो सका, तो उन्होंने जाली को काटा है। जाली को काट करके और फिर उसके अंदर सीढ़ियों पर वापस प्रवेश किया। फिर सीढ़ियों से जहाँ मेन ऑफिस के अभी हम लोग बैठते हैं सब, उसके अंदर उसका गेट का पूठे वगैरह तोड़ करके अंदर पेश किया, अंदर आए। अंदर उसके अंदर कैबिनें लगी हुई है इसकी अपने एल्युमिनियम की, उस कैबिनों के अंदर जो अलग ताले हुए सब ताले तोड़ दिए, ताले तोड़ के अंदर प्रवेश कर लिया उन्होंने। उसमें अंदर घुसते ही उसने क्या किया, सबसे पहले तो हमारे जो ये सिस्टम लगे हैं इसके कंप्यूटर के इसके सब सिस्टम लगे हैं, उन सबको बंद कर दिया। नीचे की मेन लाइन बंद कर दी और नीचे का जो अंदर से पूठे लगा के बंद कर दिया। फिर उसने अपना आकर ऊपर से 2 गिद्दे लेके आया। वो गिद्दे लाके और यहाँ बिछा करके वो गिद्दे के ऊपर अलमारी को और उसको मतलब उसको पटक करके और उसको तोड़ करके अंदर उसको लॉकर तोड़ लिया। तो लॉकर के अंदर 3 लाख के आसपास कैश था, चांदी के सिक्के थे और रेजगी वगैरह ये सब मतलब चीज़ें थी, वो सब चीज़ें निकाल कर वो ले गया। उसमें फाइलें भी पड़ी हुई थी जिसमें फाइनेंस करते हैं, वो फाइलें यथास्थिति है में चेक से लोगों के सबके आए हुए वो सब यथास्थिति है। और कंप्यूटर का सामान सब बराबर है, लैपटॉप वगैरह सब बराबर है। इधर जहाँ बैठते उसके पास में टेबल को उसने खगोला, उसके अंदर भी उसको 50-60 रुपये की रेजगीर, 100, 200, 400, 500, 1000 रुपये जो भी थे इसके अंदर वो नकद मिले। और ये सब करके बस उन्होंने। कितने चांदी के सिक्के लगे? चांदी के सिक्के साहब पूजा के भी थे, उसके अलावा भी थे, अमूमन 10-12 सिक्के तो वो होंगे।
और उसको भी क्या है कि जो प्लास्टिक कॉटेज पे पैक थे, गिफ्ट में तुमको देते थे हम लोग, उसको भी उन्होंने जो क्या नाम उसका वो तोड़ा है, उसमें जो ऊपर ले जाके छत पे उसमें से सिक्के तो निकाल लिए और इनको बाहर डाल दिया। अच्छा, आपके अलावा और कहीं जब भी चोरी हुई है यहाँ? हाँ, अभी हमारे आसपास में उसी दिन उसी रात्रि के अंदर 2 चोरियाँ और हुई है, जो हमारे 50 कदम पे ही है। कहाँ हुई है? ये अपने घी मंडी बाजार में। और हमारा तो बिल्कुल एकदम मेन चौराहा है जहाँ पर पुलिस वाले रात और दिन बैठ रहते हैं, सारा काम होता है, तो मतलब इतनी सेफ्टी का काम उसके बाद में फिर यहाँ हुई है। थाना प्रभारी शमशेर खान ने बताया कि घटनास्थल को देखकर प्रथम दृष्टया यह मालूम पड़ रहा है कि एक ही रात में तीनों चोरियों को एक ही गैंग द्वारा अंजाम दिया गया होगा। घटनास्थल आमने सामने है। चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी चुराई है, तो सोसाइटी से भी सिर्फ नकदी ही चुराई है। फिलहाल आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला जा रहा है। जल्द ही चोरों का पता लगाकर घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। शनिवार की रात को 2 किराना की दुकान पे चोरी हुई थी और संभवतः उसी रात को ये जो कोऑपरेटिव ऑफिस है इसमें भी चोरी हुई है और नकद जाना ये बता रहे हैं। अभी ये अपना कैलकुलेशन करके जो भी रिपोर्ट देंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई होगी। किराने की दुकान पे कितना माल गया? वहाँ से भी कैश ही जाना बताया और यहाँ पर यहाँ भी कैश ही बता रहे हैं। कोई सीसीटीवी फुटेज अभी तक हमारी जानकारी में आया नहीं है। हम आसपास के सारे कैमरे तलाश रहे हैं और जल्दी जो वैधानिक कार्रवाई होगी उसको अमल में लाएंगे। अभय कमांड सेंटर के भी कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ से भी हम जानकारी जुटा रहे हैं। नया बाजार चौपड़ पे कोई अभी कैमरा नहीं है, आगे पीछे साइड में जो कैमरे हैं उनको हम देख रहे हैं। अंजुमन यादगार चिश्तिया शेख जादगान ने विपक्षी गुट पर लगाए झूठ और भ्रम फैलाने के आरोप। अंजुमन ऑफिस पर कब्जा कर कमेटी के संचालन के लिए किए जा रहा है भ्रम व दुष्प्रचार। अंजुमन यादगार चिश्तिया शेख जादगान खुद्दाम हजरत ख्वाजा साहब की रजिस्टर्ड संस्था है, जिसका संचालन बायलास के अनुसार वर्तमान कमेटी द्वारा विगत 1 वर्ष से अधिक समय से निरंतर किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से विपक्षी गुट मौजूदा अंजुमन कमेटी पर झूठे आरोप लगाकर अनाधिकृत रूप से अंजुमन ऑफिस पर कब्जा कर अंजुमन कमेटी के संचालन के लिए भ्रम और दुष्प्रचार फैला रहे हैं, जिसका सत्यता से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। सोमवार को अंजुमन यादगार चिश्तिया शेख जादगान खुद्दाम हजरत ख्वाजा साहब की जानिब से यादगार गेस्ट हाउस में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर सचिव शेख ज़ादा एहतशाम मोहम्मद चिश्ती ने बताया कि वर्तमान में अंजुमन पदाधिकारी अंजुमन के बायलॉज के तहत सामाजिक आर्थिक कार्यों के साथ शेख जादगान खादिमान की फलाही व विकास संबंधी कार्य करा रहे हैं। मौजूदा अंजुमन कमेटी की नियुक्ति अंजुमन की परंपरा के अनुसार पूर्व कमेटी द्वारा गठित की गई थी। वर्तमान में जो लोग कथित समानांतर कमेटी के गठन का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, उनमें से अधिकतर पूर्व में अंजुमन के पदाधिकारी रहे हैं तथा पद पर रहते हुए उनके द्वारा लाखों रुपए के गबन व घोटाले किए गए थे, जिनकी दर्ज एफआईआर पर आईपीसी में चार्जशीट भी प्रस्तुत हो चुकी है। इसके अलावा अंजुमन के पूर्व सचिव पर जबरन कार्यालय में घुसकर एसिड अटैक का मामला दरगाह थाने में जेर अनुसंधान है। जिन प्रकरणों के अभियुक्तगण पूर्व पदाधिकारीगण की हैसियत से इन मामलों में जेल तक जा चुके हैं। मौजूदा अंजुमन कमेटी के गठन और अंजुमन के आगामी होने वाले चुनाव को लेकर सिविल नेचर के प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत किए गए हैं, जो वर्तमान समय तक विचाराधीन है। एवं साथ ही मौजूदा कमेटी के विधिक अस्तित्व एवं आगामी चुनाव की संबंधी प्रक्रिया व नए कमेटी के गठन के संबंध में 6 मार्च 2021 को न्यायिक आदेश भी पारित किए जा चुके हैं, जिसको किसी भी अपर न्यायालय में कोई चुनौती भी नहीं दी गई है। ये मौजूदा अंजुमन के संबंध में हमारे विपक्षी गुट ने एक प्रोपेगेंडा चला रखा है पिछले 1 हफ्ते से कि साहब हमारी अंजुमन कमेटी के जो 1 वर्ष से अधिक समय से निरंतर रूप से सुचारू रूप से संचालन करती आ रही है, उसके विधिक अस्तित्व के रहते हुए उन्होंने सो मोटो एक नई कमेटी का गठन कर लिया है और ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि अब हमने नई अंजुमन कमेटी बना ली है और हम ही अब अंजुमन यादगार चिश्तिया शेख जादगान का संचालन करेंगे। उस भ्रांति को, उस प्रोपेगेंडा को की असलियत को सामने लाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है। विपक्षियों का क्या आधार है? जी, विपक्षियों का क्या आधार है? विपक्षियों का आधार सिर्फ यह है
कि जो हमारी कमेटी है उन्होंने किया, ये बाइलॉज के विपरीत बनाई गई है। यह कमेटी को गठन करने का किसी को भी अधिकार नहीं था। उनको इस बात की भली भांति जानकारी होते हुए कि ये मौजूदा कमेटी के संबंध में जुडिशियल कोर्ट का एक ऑर्डर आ चुका है 6 मार्च 2021 को, उस तथ्य को भी उनको छुपाते हुए केवल मात्र 17/9/2020 का जो एक कलेक्टर का आदेश है उसको आधार बनाते हुए उन्होंने इस कमेटी का गठन किया है कि ये कमेटी इलेक्शन नहीं करवा रही है, अब हम कमेटी नहीं गठित करके हम इलेक्शन कराएंगे। जबकि हकीकत यह है कि 17/9/2020 का एक कलेक्टर के आदेश को स्वयं एसडीओ ने अपने 30/9/2020 के आदेश के तहत निरस्त कर दिया था और 31 अक्टूबर तक तमाम तर गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई। गबन का क्या मामला? गबन के मामला यह है कि 2019 में अंजुमन की पूर्व कमेटी के पदाधिकारी गणों ने 75 लाख रुपए के गबन का एक मामला पटाख से सामने आया था। उसमें मौजूदा कमेटी में जो अपने आप को जो मोहम्मद आरिफ है सदर बताता है, उसके खिलाफ जो अजीम जो अपने आप को सचिव बताता है, उसके खिलाफ 23 लाख रुपए का गबन, और इनकी जो मौजूदा कमेटी नहीं बनाई है इसमें तब 7-8 व्यक्ति वो हैं जिनका उस 75 लाख के गबन के प्रकरण से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वास्तव सरोकार है। आप लोग क्या चाहते हैं? हमारा तो यही उद्देश्य है कि हम सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं, हम शेखजादगान के हकूक़ों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर काम को अंजाम दे रहे हैं, लोगों की हर तरह से मदद कर रहे हैं, और जब तक न्यायालय का आदेश विधिक अस्तित्व में है तब तक हम विधिवत रूप से इस अंजुमन का गठन और इस अंजुमन का संचालन सुचारू रूप से करते रहेंगे। आपकी कमेटी कब से काम कर रही है? हमारी कमेटी 24/6/2020 के प्रस्ताव से 24/6/2020 से नियमित रूप से सुचारू रूप से संचालन कर रही है। यही विपक्षी गुट की इसी प्रोपागेंडा, इसी गैर कानूनी हरकत पर विराम लगाने की मंशा से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। उन्होंने 100 मोटो अंजुमन कमेटी का गठन कर लिया, पूर्व कमेटी से कोई किसी प्रकार की अनुमति प्राप्त नहीं की। पूर्व कमेटी से अगर उन्होंने गठन भी कर लिया है तो पूर्व कमेटी से अब तक चार्ज की प्रक्रिया को उन्होंने पूरा नहीं किया है। तमाम तर अंजुमन शेखजादगान के गेस्ट हाउस हमारे आधिपत्य में है, अंजुमन का कार्यालय हमारे आधिपत्य में है, अंजुमन की तमाम चार्ज के दस्तावेजात जो हैं हमारी प्रक्रिया में है, उनको किसी भी प्रकार की कमेटी गठन करने का कानूनी अधिकार नहीं। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या से त्रस्त हैं लोग। विधायक बघेल के नेतृत्व में पार्षद मिले जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता से। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भीषण गर्मी के दौरान लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या से त्रस्त क्षेत्रवासियों ने दक्षिण विधायक अनीता बघेल और स्थानीय पार्षदों से पेयजल व्यवस्था सुचारू कराने की मांग की थी, जिस पर सोमवार को विधायक अनीता बघेल के नेतृत्व में पार्षदों का एक शिष्टमंडल जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता मुकुल भार्गव से मिला और उन्हें अपनी व्यथा सुनाकर यथाशीघ्र जल व्यवस्था सुचारू कराने की मांग की। विधायक अनीता बघेल ने बताया कि अजमेर दक्षिण क्षेत्र में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 2600 मीटर नई पाइपलाइन स्वीकृत की जा चुकी है। आज की मीटिंग में ओवरहेड टैंक, बीसलपुर पानी की नियमित सप्लाई, वार्ड वाइज पानी के प्रेशर और सप्लाई के टाइमिंग विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई है। प्रभारी मंत्री जिस वक्त अजमेर आए थे तब उन्हें भी इन समस्याओं की जानकारी देकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए मीटिंग कराने की अपील की थी, जिस पर आज यह मीटिंग आयोजित की गई है। निश्चित ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और जल्द ही पेयजल समस्या से छुटकारा मिलेगा और नियमित और सुचारू हो पाएगी। देखिए, पूरे अजमेर दक्षिण की समस्या है पानी की, और उस पानी की समस्या के समाधान के लिए प्रभारी मंत्री जी जब आए थे तो मैंने कहा था कि मेरी पर्टिकुलर विधानसभा को लेकर के यदि जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा हो जाएगी तो हमारा जो समाधान है वो शीघ्र हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्निकली फॉल्ट है और उसको ठीक किया जा सकता है बिना बजट के अभाव में। तो उस बात को लेकर के आज हमने यहाँ मीटिंग करी है और सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सारे पार्षद जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, मैं स्वयं हूँ, और एक एक बिंदु पर, एक एक वार्ड पर हम पानी की लाइनों को लेकर के, हैंडपम्प को लेकर के, ओवरहेड टैंक को लेकर के आज चर्चा की है। स्मार्ट सिटी में लगभग 2600 मीटर पाइपलाइन अजमेर दक्षिण में सैंक्शन है,
उस पर भी चर्चा हुई है। कुछ प्रस्ताव नए जाने हैं राज्य सरकार को, उन पर भी चर्चा हुई है। तो मुझे लगता है कि और डिटेल डिस्कस पेयजल सप्लाई को लेकर के हो रहा है और इसके अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं, ऐसा हमने कोशिश की है। मुख्य समस्या क्या, किस तरह की? मुख्य समस्या पानी के प्रेशर की मुख्य समस्या है। पानी कहीं 48 घंटे में आ रहा है, कहीं 72 आवर्स में आ रहा है, कहीं 98 आवर्स में आ रहा है, कहीं पानी आधा घंटा खोलते हैं, कभी पानी की सप्लाई नियमित नहीं है, कभी सुबह खोलते हैं, कभी रात्रि को खोलते हैं। तो ये समस्याएं हैं जिसके कारण से लोग परेशान हैं। अच्छा, दावा किया गया था 1 दिन में पानी देने का। हाँ बिल्कुल, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। ये सब लोगों ने कहा कि स्मार्ट सिटी के काम होने के बाद में हम जो है पानी की सप्लाई को नियमित कर देंगे और पर डे अजमेर में पानी आएगा। अब स्मार्ट सिटी के काम होने शुरू हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने पिछले 1-1.5 साल से स्मार्ट सिटी के कामों को बंद कर रखा था। राज्य सरकार अपना शेयर नहीं दे पा रही थी, बजट के अभाव में उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन अब राज्य सरकार ने अपना शेयर दिया है 2-2.5 साल बाद में सरकार बनने के। तो अब स्मार्ट सिटी के काम हो गए, तो मुझे लगता है कि शायद इस काम के होने से समस्या का समाधान शीघ्र हो जाएगा। ठीक। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता मुकुल भार्गव ने बताया कि वर्तमान में स्मार्ट सिटी और अमृत योजना के तहत पूरे शहर भर में पेयजल पाइपलाइन के नवीनीकरण का कार्य जारी है। वहीं हम शहर को 120 किलोमीटर दूर बीसलपुर से लाकर पानी सप्लाई करते हैं, जिसमें कभी विद्युत विभाग द्वारा ट्रिपिंग होने से व्यवधान पैदा होता है और ऐसा इन दिनों अमूमन हो रहा है। इस वजह से पेयजल सप्लाई की टाइमिंग और प्रेशर दोनों में गड़बड़ी पैदा हो रही है। जैसे ही विद्युत व्यवस्था सुचारू और सुव्यवस्थित होगी, पेयजल व्यवस्था भी सुचारू हो जाएगी। माननीय विधायक महोदय और पार्षद साथियों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में बताया है। जैसा कि अपन सबको जानकारी है, हम स्मार्ट सिटी और अमृत योजना के अंतर्गत पाइपलाइन और ये वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन के इम्प्रूवमेंट का कार्य कर रहे हैं। उसमें हम जो वर्तमान में जितने जोन्स में पानी की सप्लाई दे रहे हैं, उससे कम जोन्स किए जा रहे हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि जो वो जोन्स किए हैं वो अपने आप में पर्याप्त पानी वितरित करें। इसके अलावा जो हमारे नवीन जोन्स में नहीं आएंगे, उनमें पानी की समस्या को फील्ड ऑफिसर्स जाके जांच करेंगे और उसमें आवश्यकता अनुसार वो प्रस्ताव बनाएंगे, जिन्हें हम स्वीकृत करा के उसका भी समाधान करेंगे। वर्तमान में जो कुछ पाइपलाइन में गंदा पानी की शिकायत आई है और कुछ में कम दबाव की शिकायत आई है, वो हमारे इसमें स्मार्ट सिटी के कार्यों से उनका समाधान हो जाएगा। सर, अनियमित पेयजल वितरण को लेकर भी लोगों में खासा रोष है। कुछ लोगों का कहना है कि कभी सुबह पानी दिया जाता है, कभी शाम को दिया जाता है। ऐसी स्थिति में इंसान सिर्फ पानी भरने के लिए घर पर रुकेगा, रोजगार नहीं करेगा। मेरा इसमें कहना यह है कि चूँकि हम 110 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं और इतने सारे कंपोनेंट्स इस योजना में हैं, तो उसमें व्यवधान आने पर ये पानी के समय में थोड़ा फेरबदल हो जाता है। मैं निवेदन करूं कि हम अपने जो अभी वर्तमान सिस्टम है उसको पूरी कैपेसिटी पे चला रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कोई बिजली का व्यवधान जो पिछली विगत हफ्ते में 10 दिनों में काफ़ी आया है, उससे हमारे को पानी उत्पादन में काफ़ी कमी आ जाती है। इस वजह से सबको बारी बारी से सप्लाई देने के चक्कर में अंतराल में हम अंतर करते हैं। और वैसे 2 महीने के समय में ये बिजली का अंतराल नहीं, बिजली की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आई या फिर सीवरेज या किसी वजह से किसी पर्टिकुलर जोन की पाइपलाइन नहीं टूटी, तो हम 48 घंटे में पेयजल दे पाए। सर, सबसे बड़ी बात कि स्मार्ट सिटी के तहत जो प्रोजेक्ट चल रहा है, स्मार्ट सिटी का काम हो जाएगा, तो क्या आप शहरवासियों को 24 घंटे के अंदर एक टाइम पे पानी दे पाने में संभव होंगे? यद्यपि ये हमारा प्रयास है, पर मैं ये बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि उत्पादन क्षमता बीसलपुर बांध से सीमित है। जब ये बीसलपुर परियोजना सैंक्शन हुई थी तो ये 2021 की पानी की मांग के हिसाब से उसमें जल परिवहन का कार्य किया गया था, बीसलपुर बांध से लेकर यहाँ तक। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, क्षेत्र बढ़ता है, हम जोग्राफिकली भी अजमेर काफ़ी फैला है, तो उस पूरे एरिया को जब तक हमारे पास अतिरिक्त जल उपलब्ध नहीं होगा जिसकी हम परिवहन की व्यवस्था कर सकें, तब तक मैं आपको आश्वस्त नहीं कर सकता। प्रयास हमारा है। बढ़ता है बिजली का बिल, रोता है जनता का दिल। बढ़े हुए बिजली के बिलों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का धरना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिलों में रियायत देने की मांग।
कोरोना काल के बिजली बिल माफी, बिजली की दरें कम करने व प्रदेश में प्रति माह 200 यूनिट बिजली फ्री देने की मांग को लेकर सोमवार को आम आदमी पार्टी अजमेर द्वारा अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड पंचशील नगर कार्यालय पर 1 घंटे का सांकेतिक धरना देकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आम आदमी पार्टी महिला शक्ति प्रदेश अध्यक्ष कीर्ति पाठक के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी अजमेर जिला इकाई के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ उपभोक्ताओं ने AVVNL कार्यालय के बाहर भरी गर्मी में 1 घंटे के लिए धरना देकर सरकार को चेताया कि आम उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे अनाप शनाप बिजली के बिलों को वापस ले, उन्हें रियायत दे और लॉकडाउन की अवधि के करीब 2 महीने के बिजली बिलों को माफ़ करे, अन्यथा आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश भर में आंदोलन को उग्र करते हुए सरकार के खिलाफ आमजन में आक्रोश पैदा कर देगी। कीर्ति पाठक ने बताया कि लॉकडाउन में जब आम आदमी का रोजगार छिन गया, लोग घरों में कैद रहे, दुकानें व्यवसाय सब कुछ बंद रहा, ऐसे में बिजली विभाग ने हज़ारों रुपए के बिल, उसमें भी सरचार्ज, फ्यूल चार्ज, मीटर किराया, फलाना किराया लगा कर हज़ारों रुपए के बिल भेजे, जो कि सरासर सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाते हैं। ऐसे में तो सरकार को कुछ रियायत देनी चाहिए थी, उल्टा पब्लिक के ऊपर अधिक राशि के बिल भेजकर आर्थिक बोझ लाद दिया गया, जो कि सहन नहीं किया जाएगा। सरकार विद्युत विभाग में व्याप्त विभागीय भ्रष्टाचार, बिजली चोरी की जड़ को रोकने में तो नाकाम रही है और आम उपभोक्ताओं पर कई तरह के चार्ज लगाकर मनमाना बिजली का बिल वसूला जा रहा है। धरना प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष मीना त्यागी, महिला शक्ति जिला उपाध्यक्ष विमला शर्मा, लता खोरवाल, अजमेर दक्षिण उपाध्यक्ष हेमंत कुमार, यूथ विंग जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह, मीडिया प्रभारी पृथ्वी सिंह, विनय चेनानी, राजेश कुमार सहित कई कार्यकर्ता व आम उपभोक्ता शामिल हुए। कोविड काल के अंदर हम सब जानते हैं लोगों के पास व्यापार, नौकरी, किसी भी प्रकार से कमाई का साधन नहीं था। उस बीच में सरकार ने बिजली के बिल बढ़ा करके, उनकी रेट्स बढ़ा करके और असंवेदनशीलता के साथ लोगों को बिल्स भेजे, जबकि कई लोगों के पास कमाने वाला व्यक्ति ही कोई नहीं था। तो ये जो चीज़ है, जनता जो है अजमेर की, उन लोगों ने आवाज़ उठाई। जब हम लोग उनके पास तक पहुँचे तो उन्होंने अपनी व्यथा जब बताई, तो आम आदमी पार्टी को ये मुद्दा उठाना ज़रूरी था। आम आदमी पार्टी सरकार पर ये आरोप लगाती है कि विभागीय भ्रष्टाचार जो है बिजली के विभाग में, उस पर उनका कोई अंकुश नहीं है, उसके कारण को जनता को भुगतना पड़ रहा है। उस भ्रष्टाचार के कारण छीजत बढ़ती है, बिजली की चोरी हो रही है, इन सबको हम क्यों भुगते? उसके कारण जब बिजली की रेट सरकार बढ़ाती है तो वो चीज़ जनता क्यों भुगते? इन्हीं चीज़ों के विरोध के लिए आज एक प्रतीकात्मक 1 घंटे का धरना यहाँ पर किया गया। बस मांग वही है कि 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाए, बिजली के बिल 3 माह के जो हैं कोविड काल के वो माफ़ किए जाएं, विभागीय भ्रष्टाचार पर सरकार को नज़र रखनी पड़ेगी और साथ ही जो लोगों के बिल बढ़ चढ़ कर आए हैं वो सरकार ये देखे, क्योंकि एक महिला हैं जो लगातार बिल दे रही थी, जो उनके एवरेज बिल आ रहा था, और एक बार सडनली उनके 20,000 आया ना, 24,000 बिल आ गया। तो इस तरीके की जो गलतियां कर रहा है विभाग, उसके ऊपर आरोप लगा करके हम ये बात सबके सामने कर रहे हैं। दरगाह के आसपास फूल चादर बेचने वालों ने जिला प्रशासन से दुकानें खोलने की अनुमति देने की मांग। फूल चादर प्रसाद आदि बेचने वालों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। राज्य सरकार के आदेशानुसार अनलॉक 3.0 के तहत 73 दिन बाद धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति तो प्रदान कर दी गई, लेकिन मंदिरों और मस्जिदों में फूल चादर प्रसाद आदि चढ़ाने पर पाबंदी लागू रखी गई। इसके चलते लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग फूल चादर और प्रसाद बेचने के व्यवसाय से जुड़े हैं, जो बेरोजगार बैठे हैं। ऐसे ही लोगों ने आज फूल चादर प्रसाद आदि की दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान करने की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। फूल चादर प्रसाद आदि बेचने वालों ने बताया कि पिछले 1.5 साल से वे लोग लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो चुके हैं।
बार बार लॉकडाउन लगने से धार्मिक स्थलों को भी बंद कर दिया गया, जिसके चलते उनका व्यवसाय बिल्कुल ठप पड़ा है। ऐसे में उन्हें अपना परिवार का भरण पोषण करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब जब धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है तो उन्हें भी व्यवसाय करने की अनुमति दी जाए, ताकि वह भी अपने परिवार का भरण पोषण कर जीवन यापन कर सकें। कलेक्टर से किस तरह से आपकी मुलाकात हुई है दरगाह में फूल चादर चढ़ाने? जी, कलेक्टर साहब ने कहा है कि बस जो भी है आपकी समस्या है आपके उसको हल करी जाएगी और मैं आगे पहुँचाऊँगा उसको, आपकी बात रखी जाएगी, जल्द से जल्द आपकी दुकान खोली जाएगी। क्या मांग करिए? मांग यही है, हमारी चादर फूली दुकान बंद है, ये खोली जाए और हम सब का रोजगार बंद पड़ा हुआ है, इसको हमारी दुकान भी खोली जाए और हमारी परेशानी का हल भी निकल जाएगा। दरगाह भी खोल दी है, मगर खुशी की बात दरगाह खुल गई, हमारी अच्छी बात है, मगर इस दौरान हमारी दुकान भी खुल जाएगी तो हमारा भी पेट चल जाएगा इससे। और कई हम कम से कम 7-8 हज़ार लोग बेरोजगार बैठे हैं इससे, फूल चादर की वजह से। ये चादर फूल खुली जाएगी, इससे हमारा काम भी चालू हो जाएगा और कलेक्टर साहब ने हमारी बात रखी है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द खुल जाएगी। डेयरी बूथ आवंटन के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में 425 आवेदनों में से 22 डेयरी बूथों का किया आवंटन। नगर निगम अजमेर शहरी क्षेत्र में डेयरी बूथ आवंटन के लिए गठित की गई जिला स्तरीय समिति की बैठक अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अजमेर डेयरी के अधिकारियों सहित समिति से जुड़े सदस्य व पदाधिकारी शामिल हुए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि डेयरी बूथों के लिए कुल 425 आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदनों की छंटनी करने के बाद उचित स्थान का निरीक्षण करने हेतु नगर निगम, अजमेर विकास प्राधिकरण, यातायात पुलिस व अन्य संभावित एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने इनकी जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर जांच के बाद 15 आवेदन सही पाए गए, जिस पर आज समिति ने उन 15 लोगों को डेयरी बूथों का आवंटन कर दिया। इसी के साथ 6 अलग स्थानों के लिए 22 आवेदन अलग से प्राप्त हुए, जिन्हें लॉटरी प्रक्रिया के तहत डेयरी बूथों का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही 5 दिव्यांग जनों द्वारा भी आवेदन किए गए थे, लेकिन स्थान का चयन सही नहीं होने पर उनके आवेदन निरस्त कर दिए गए। इस तरह कुल मिलाकर आज 22 डेयरी बूथों का अलॉटमेंट किया गया है। आज जो डेयरी बूथों को लेके डेयरी बूथ अलॉटमेंट के लिए आज जिला स्तरीय समिति की मीटिंग की गई। कुल 425 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिन पर विचार किया गया। आज की मीटिंग से पहले इन सभी 425 आवेदकों ने जो स्थान चिन्हित किए थे उनकी जांच नगर निगम, एडीए और यातायात की टीम द्वारा करवाई गई और जांच के पश्चात कुल 15 स्थान पर ऐसे आवेदन पाए गए जिनके आवेदन पत्र सही थे और उनका स्थल चयन भी सही था, उनका नक्शा वगैरह सब ठीक था और एक व्यक्ति ने ही उस स्थान के लिए आवेदन किया था। तो कमेटी ने सर्वसम्मति से उन 15 आवेदकों को डेयरी बूथ अलॉट किए। इसके साथ ही 6 स्थान पर 22 आवेदन कुल प्राप्त हुए, जो स्थान ठीक पाए गए टीमों के निरीक्षण में। और लेकिन ऐसे उन 6 स्थानों पर 1 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। तो ऐसी स्थिति में उन स्थानों के लिए लॉटरी की गई और लॉटरी में जिसका चयन हुआ उसको वो डेयरी बूथ अलॉटमेंट कर दिया गया। इसके साथ ही एक जानकारी आपको और देना चाहूँगा कि कुल 5 आवेदन दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा भी किए गए थे, लेकिन
उनके स्थल के निरीक्षण में किसी का भी स्थान सही नहीं पाया गया, इसलिए उनको कमेटी ने निरस्त किया। तो कुल 21 स्थानों के लिए टेरी बूथ अलॉटमेंट किए गए और इनके अलावा बाकी जो आवेदन थे वो सभी आवेदन निरस्त किए गए हैं। ये आगे जब भी कमेटी की मीटिंग होती है ये पुनः आवेदन कर सकते हैं। और इस बार नगर निगम को ये निर्देश दिए गए हैं कि ये डेयरी बूथ लगाने योग्य जो स्थान है उनका पहले से ही एक लिस्टिंग करके तैयार रखें और जब भी मीटिंग हो उससे पहले लोगों को उन स्थानों के बारे में बताया जाए कि ये स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां डेयरी बूथ लगाए जा सकते हैं, ताकि जो भी इच्छुक आवेदक हैं वे उन्हीं स्थानों के लिए आवेदन करें और उनका आवेदन केवल इसी कारण से निरस्त नहीं हो कि उन्होंने सही स्थान के लिए आवेदन नहीं किया। ऐसे में गरीब आदमी का पैसा लग जाता है नक्शा बनवाने में और इस तरह इसीलिए ये निर्देश दिए हैं कि स्थान का पता आवेदक को पहले से होना चाहिए कि मैं यहाँ इस जगह के लिए आवेदन कर सकता हूँ। अशोक गहलोत सरकार और टाटा पावर बिजली बिलों के जरिए जनता से कर रही है नाजायज वसूली। सैकड़ों गरीब उपभोक्ताओं ने बिजली के बिल लेकर टाटा पावर के अधिकारियों को कोसा। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के बीच बढ़े हुए बिजली बिलों से त्रस्त अजमेर के उपभोक्ताओं ने आज टाटा पावर कार्यालय में बिलों में भेजी गई अथाह राशि को कटवाने और रियायत देने की अपील करते हुए घंटों लाइन लगाई, लेकिन कर्मचारियों द्वारा एक ही जवाब मिला कि बिल सही भेजा गया है, आप चाहो तो 2 किस्तों में जमा करा सकते हो। वहीं लोगों की पीड़ा था कि जिसका पहले 1000 रुपये का बिल आता था उसका अब 2500 रुपये का बिल आ रहा है। ऐसे में लॉकडाउन में जहां पहले ही धंधा रोजगार खत्म पड़ा है, बिल जमा कराएं तो कैसे कराएं। समाधान नहीं है, ये तो क्या बिल भरना पड़ेगा आपको। डबल चार्ज कर रहे हैं। चौथे महीने का ये 3200 और कुछ रुपए का बिल आ रहा है। क्या अगले महीने का मई में नहीं रीडिंग नहीं ली तो इतना ही सुन रही है। डबल क्यों ले रहे हो आप? फिर क्यों ले रहे हो? मीटर चार्ज रहे डबल क्यों ले रहे हो? क्या कुछ नहीं होगा यहाँ तो, ये तो भरना पड़ेगा आपको बिल, और कोई समाधान नहीं है। तो समाधान के लिए बुलाया था ना आज यहाँ? तो आए थे ना, तो कुछ नहीं है, मीठी गोली दे दी, मीठी गोली दे के रवाना कर रहे हैं सबको, और क्या है। ऐसा है, मैं तो मात्र ये इसलिए आया कि सौर ऊर्जा की रेटिंग ली है उन्होंने, लेकिन उन्होंने दी नहीं है इसमें बिल्कुल। अच्छा, हाँ। और ये कह रहे हैं एवरेज जो फिक्स चार्जेस जो है एवरेज महीने से लगते हैं, प्रति महीने से कोई लेना देना नहीं है, यूनिट कितने ही होगा। तो अब क्या बिल आया है आपका? कौन सा बिल? ये रहा ना, सोलर ऊर्जा बिल दिया इन्होंने 7/5 से दिया बिल, 7/5 तक का ही दिया। तो आज सुनवाई के लिए बुलाया गया, क्या सुनवाई हुई है? सुनवाई के लिए बुलाया नहीं था, मैं खुद आया हूँ। हाँ, तो खुद आए थे, तो क्या रहा सुनवाई, कैसे रही? अब ये कह रहे हैं कि उस काउंटर पे जाओ, अगर मैं विजिट करवा लेता हूँ। अच्छा, तो आप इतने बुजुर्ग को बार बार धक्के खा रहे हो गर्मी में? तो अब मैं तो खैर बुजुर्ग तक क्या हूँ, लेकिन ठीक है, अब आना तो पड़ेगा। लॉकडाउन अवधि में एवरेज बिल बिजली विभाग द्वारा दिए गए और अब रीडिंग लेने के बाद भी सरचार्ज, सेस, मीटर किराया आदि के नाम से बिलों में अतिरिक्त राशि जोड़कर जनता से मनमानी लूट खसोट की जा रही है। ऊपर से समय पर बिल नहीं जमा कराने पर बिजली काटने की धमकी भी दी जा रही है। ये आ रही है कि हमारे यूनिट ज़्यादा आया था, इसलिए हमने यहाँ पे कंप्लेंट लिखाने आए थे कि इतना यूनिट कैसे आ रहा है, हम तो इतना यूज़ नहीं कर रहे हैं। गर्मी है फिर भी डर के पंखा लाइट चलाते हैं कि बिल ज़्यादा आएगा, एक तो रोजी रोटी नहीं है, इस वजह से यही समस्या है सर। क्या जवाब दिया इन्होंने बोला है कि लॉकडाउन में आपने बिल नहीं भरा था, जो वो सब चार्जेज मिला के ये आ रहा है। हम तो बोले कि हर महीने हम बिल भर रहे, तो फिर लॉकडाउन में हमने कैसे बिल नहीं भरा? अभी तो हर महीने का बिल आ रहा है।
सर ये टाटा पावर हाउस में आई हूँ मैं। यहाँ पर है ना, इन्होंने बिजली का बिल मेरा मंथली आता था हर महीने, या तो 1300, 1700 या 2200 रुपये। अब इन्होंने लॉकडाउन का, गवर्नमेंट तो हर तरीके से सुविधा दे रही है लॉकडाउन की, लेकिन ये लोग तो कहते हैं कि नहीं आपको बिल जमा ही करवाना पड़ेगा। हम यहाँ आए थे अपने बिल के बारे में कि भाई ज़्यादा इन्होंने बिल भेजा तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत तो कंसेशन करें, पर इनकी तरफ से कोई कंसेशन नहीं है। गवर्नमेंट तो कंसेशन कर रही है कि भाई किराएदारों का बिल माफ़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन यहाँ तो ये समझा देते हैं कि ठीक है बिल इतना है तो आप 2 किस्तों में जमा करवा दीजिए। ये समाधान है यहाँ पर, बिल तो आपको पूरा ही जमा करवाना पड़ेगा, ये समाधान है। इसका और कोई समाधान नहीं, बिल तो पूरा ही जमा करवाना है। चाहे आप 2 किस्तों में करवाइए, चाहे कैश पेमेंट करवा दीजिए, चाहे 3 किस्तों में करवाइए। एक पंखा और एक CFL जलाने वाले व्यक्ति को 2,500 से 3,000 रुपये का बिल भेज दिया गया। इस वक्त अजमेर शहर का हर उपभोक्ता रोजाना बिजली विभागों के कार्यालयों के चक्कर काटकर अपना समय जाया कर रहा है, लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिल पा रही। टाटा पावर और बिजली विभाग में बैठे कर्मचारियों का एक ही जवाब है, बिल तो जमा कराना पड़ेगा, अन्यथा बिजली का कनेक्शन विच्छेद कर दिया जाएगा। बिजली का बिल कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, और अभी जैसे मेरे एक पंखा और फ्रिज है, 1292 रुपये का बिल आया है। तो पहले कितना आता था? पहले 600, 500, 600, 700, इससे ज़्यादा कभी आया नहीं, कभी 600। तो कुछ ज़्यादा लग रहा है कभी, तो कंप्लेन के लिए आया, मैंने कहा समझने के लिए भाई ये क्या है, इसलिए आए हैं मालूम करने के लिए। हम गरीब आदमी हैं, मजदूरी करते हैं। अभी पहले 2400-2500 का बिल आता था, अभी 3,500 रुपये बिल भर रहे हैं। कहाँ से भरेंगे गरीब आदमी? अभी ऐसे लॉकडाउन से पिटे हुए हैं, 2 साल से बराबर बिल भरते आ रहे हैं। अभी हालातें ऐसी चल रही है, घर का खर्चा चलाना भारी पड़ रहा है, किस तरीके से बिल भरे। इसलिए रिक्वेस्ट करने आए हैं कि अगर कुछ कम हो जाए तो मेहरबानी इन लोगों की, और परेशानी में, इसलिए साहब लोगों के पास आए, कोई साहब लोगों के पास आए, कोई बिल अगर कम हो जाए तो मेहरबानी है, नहीं तो जो भी हमारे साथ है भरेंगे, मजबूर है, परेशान। विधायक अनीता पटेल ने बताया कि बढ़े हुए बिजली के बिलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की गहलोत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। जरूरत पड़ी तो फिर से आंदोलन को उग्र किया जाएगा। हमारी मांग है कि सरकार 3 माह की लॉकडाउन अवधि के बिजली के बिलों को माफ करे। सुनने वाला नहीं है। देखिए, जब से राज्य सरकार ने चार्ज बढ़ाए हैं, है ना, स्थायी शुल्क बढ़ाया है और पर यूनिट शुल्क बढ़ाया है, अन्य शुल्क जब से बढ़ाएं तब से एकदम से बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ तो हम ये कह रहे थे कि राज्य सरकार शुल्क माफ़ करे, और एक तरफ राज्य सरकार ने शुल्क माफ़ करने की जगह शुल्कों को बढ़ा दिया है। उसके कारण से इतने ज़्यादा बिजली के बिल बढ़ के आ रहे हैं। तो हमने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था, और पुनः यदि राज्य सरकार नहीं मानी तो और प्रदर्शन करेंगे। और उसी का कारण है कि 10 यूनिट बिजली जलती है, 15 यूनिट जलती है, तो भी 1000 से कम बिजली का बिल नहीं आ रहा है। एक और कोरोना की भयावह से लोग परेशान हैं, बेरोजगार हैं, और दूसरी तरफ मैंने कहा ना कि बिजली के 3 महीने का बिजली का शुल्क माफ़ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। हर मंडल स्तर पर हमारा आंदोलन हुआ था, लेकिन ये सरकार सोई हुई है, जून तक नहीं रहेंगी इस सरकार पर, और उसी के कारण से आम जन परेशान है। विश्व सिंधी पकौड़ा दिवस मनाया। भगवान शिव के दुग्ध अभिषेक पूजा अर्चना के साथ भक्तों को पकौड़ों का प्रसाद किया वितरित। सेवा ही कर्म जनसेवा समिति के अध्यक्ष व समाजसेवी हरीश गिदवानी पैन वालों के द्वारा आज विश्व सिंधी पकौड़ा दिवस मनाया गया। जनता कॉलोनी वैशाली नगर स्थित भोलेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में भगवान शिव के दुग्धाभिषेक पूजा अर्चना, भगवान को विभिन्न प्रकार के पकौड़ों का भोग लगाकर सभी मौजूद लोगों को पकौड़े का प्रसाद स्वरूप वितरित किया गया। सिंधी पकौड़ा दिवस के मौके पर सिंधी समाज एवं भोलेश्वर मंदिर समिति के ओम किशन, राजू तुलसियानी, ताराचंद ललवानी, तेज बहादुर, मुकेश चरनाल, वेद प्रकाश शर्मा, नामदेव, शांति दयाल, प्रियांक, पार्षद रमेश चैलानी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। हाँ सर, बताइए आज क्या प्रोग्राम रखा? जय झूलेलाल। आज 5 जुलाई पे हमारे विश्व पकौड़ा दिवस के रूप में सिंधी पकौड़ा दिवस को मैंने हर जगह मनाया जगह, दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, उल्लासनगर। तो आज हमने अजमेर में भी पकौड़ा दिवस का शुभारंभ किया है।
आज हम जनता कॉलोनी के अंदर भोलेश्वर मंदिर के अंदर भोलेनाथ के चरणों में आज हमने पकौड़ा दिवस का शुभारंभ किया है। हम अभी बाबा के चरणों के अंदर प्रसाद का भोग लगा के और सभी श्रद्धालुओं में पकौड़ा दिवस वितरण करेंगे और भोले बाबा के एक अरदास करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि कोरोना लहर की डेल्टा 3 की जो तीसरी लहर है उससे देशवासियों को, अजमेर वासियों को सुरक्षित रखे और कोरोना महामारी को फैलने ना देवे। और ये हर एक आदमी को उत्साह रहता है कि इस बहाने हर सोमवार भी है तो जल चढ़ाएगा और इस पकौड़ा दिवस पे हम उनको पकौड़ा वितरण करेंगे और उनसे भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगा है। आज का कार्यक्रम कौन सी जगह पे रखा गया है? जनता कॉलोनी भोलेश्वर मंदिर, वैशाली नगर, अजमेर। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव के घर में घुसे गोयरे को किया रेस्क्यू। एक घायल गोयरे को दिया प्राथमिक उपचार, 3 कोबरा व 2 बैलिड रेसर सांप भी किए रेस्क्यू। मिशन स्नैक बाइट डेथ फ्री इंडिया के संरक्षक विजय यादव लगातार अजमेर वासियों के घरों में घुस आने वाले सरीसृपों को रेस्क्यू कर सुरक्षित आवास में छोड़कर मानव और वन्य जीवों की रक्षा कर रहे हैं। इसी के चलते आज नगर निगम आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव के आवासीय परिसर में घुस आए एक गोयरे को देख वहां कार्य करने वाले भयभीत हो गए। सूचना पर पहुंचे संरक्षक विजय यादव ने गोयरे को रेस्क्यू कर लोगों को भयमुक्त किया। इसी के साथ संरक्षक यादव ने नौसर घाटी स्थित दूरदर्शन कार्यालय परिसर से कुत्तों द्वारा घायल किए गए गोयरे को रेस्क्यू कर प्राथमिक उपचार दिया, जिसके बाद इसे वन विभाग के रेस्क्यू सेंटर में छोड़ दिया गया। इसी प्रकार संरक्षक यादव ने पंचशील, फायसागर रोड, शास्त्री नगर से 3 कोबरा सांपों और कुंदन नगर और नगीना बाग स्थित 2 घरों से 2 ग्लॉसी बैलिड रेसर सांपों को रेस्क्यू किया जो घरों में घुस आए थे। संरक्षक विजय ने सभी सांपों और गोयरों को उनके सुरक्षित आवास जंगल में छोड़ दिया। जी, मेरा नाम संजय चौहान है और मैं पंचशील के नज़दीक देवनगर में रहता हूँ। आज दोपहर को हमारे घर के नज़दीक टाक साहब के मकान का जो निर्माण का कार्य चल रहा है वहाँ पर एक ब्लैक कोबरा दिखाई दिया, तो सारे मजदूर डर के बाहर आ गए। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि संजय भैया कोबरा आया, तो मैंने विजय जी को फ़ोन करा। उन्होंने तुरंत लोकेशन सर्च करते हुए यहाँ पहुँचे और उस कोबरे को रेस्क्यू करा। विजय जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम सब अब सुरक्षित रह सकें। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर वृक्षारोपण व दीपदान। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला के समस्त पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किया याद। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 6 जुलाई को जन्मदिवस है। जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी शहर जिला के द्वारा बजरंगगढ़ के नीचे स्थित दीनदयाल स्मारक पर वृक्षारोपण व दीपदान किया गया। इस अवसर पर भाजपा शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा ने बताया कि वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है वह पूर्व में जनसंघ के नाम से बनाई गई थी, जिसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 में हुआ। वह महान शिक्षाविद, चिंतक व जनसंघ के संस्थापक रहे। उनके द्वारा एक भारत, अखंड भारत की सोच को आज वर्तमान में लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिलक्षित कर रहे हैं, चाहे वे धारा 370 हो, जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे शीर्ष नेतृत्व को याद करते हुए आज 15 वृक्ष लगाए गए हैं। कल उनकी जन्म जयंती पर भाजपा के नवनिर्माणाधीन कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया जाएगा। कार्यक्रम में भाजपा शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव, आनंद सिंह राजावत, जय किशन पारवानी, रमेश सोनी, राजेश शर्मा, दीपेंद्र लालवानी, अफसान चिश्ती, आदर्श मंडल अध्यक्ष अरुण शर्मा सहित निगम के समस्त भाजपा पार्षद, मंडल अध्यक्ष, बूथ स्तर के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी 6 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक
एक हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म दिवस है, उसी को लेकर के आज यहाँ हमारे दीनदयाल वाटिका में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जन्मदिन की पूर्व संध्या पर पुष्पांजलि कार्यक्रम व दीपदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी अजमेर शहर जिला के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, महिला मोर्चे के पदाधिकारी, मंडलों के अध्यक्ष, मोर्चों के पदाधिकारी सभी यहाँ उपस्थित हैं। हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पार्टी के संस्थापक थे और जिन्होंने जम्मू कश्मीर को आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी थी और 370 धारा और जम्मू को जो आज़ाद आज हम देख रहे हैं, मोदी जी ने जो उनके कदमों पे चलते हुए जो आज जम्मू को आज़ाद किया, कश्मीर को आज़ाद किया, वो उन्हीं की देन है और उन्हीं का जो इस विषय में रखी हुई ईंट है कि आज हम जम्मू कश्मीर को आज़ाद देख रहे हैं, 370 को देख रहे हैं और ये सब उन्हीं के प्रेरणा और उन्हीं का मार्गदर्शन है। तो ऐसे प्रेरणादायी पुरुष को आज हम नमन करते हुए यहाँ से उनको चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रण लेके जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुरूप हम कार्य करेंगे। कितने पौधे लगाए गए? यहाँ पर लगभग 15 पौधे आज यहाँ पर लगाए गए दीनदयाल वाटिका में और कल इसी क्रम में हम जो भारतीय जनता पार्टी का जो नवनिर्मित कार्यालय बन रहा है जयपुर रोड पर, उस पर शाम को 5 बजे भी वापस से वृक्षारोपण का कार्यक्रम कल भी आयोजित किया गया। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।